यह कहानी है एक ऐसे शिकारी की जिसे $2 मिलियन से भरा ब्रीफ केस मिल जाता है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत बदल गई, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इन पैसों की वजह से एक ऐसी मुसीबत उसके पीछे पड़ने वाली है जिससे उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। बता दूं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.2 है और यह फिल्म 4 ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी है। And the Oscar goes to No Country for Old Men. कहानी की शुरुआत में एक ऑफिसर एंटन चिगुर नाम के एक खतरनाक आदमी को गिरफ्तार करता है। तलाशी लेने पर उसके पास एक अजीब सा सिलेंडर नुमा हथियार मिलता है, जिसे देखकर पहली नजर में कोई भी इसे एक आम चीज समझ सकता है। ऑफिसर एंटन को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपने सीनियर्स को उसके बारे में जानकारी देने लगता है। मौका पाकर एंटन चुपके से उसके पीछे पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है। वह ऑफिसर को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। इसके बाद एंटन ऐसे बर्ताव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह बड़े आराम से अपनी हथकड़ियां उतारता है, हाथ साफ करता है और पुलिस की गाड़ी में वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उसकी नजर आगे चल रही एक कार पर पड़ती है। एंटन पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल करके उस कार को रुकवा लेता है। सामने वाला आदमी बिना कुछ कहे गाड़ी से बाहर आ जाता है। एंटन उसके पास जाता है और हाथ में मौजूद उसी सिलेंडर को उसके माथे पर लगा देता है। वह आदमी हैरानी से उसे देखता रहता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एंटन उसे शूट कर देता है। असल में एंटन के हाथ में मौजूद यह सिलेंडर कोई आम हथियार नहीं बल्कि एक बोल्ट पिस्टल है। इसके बाद एंटन उसकी कार लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एलन मॉस नाम के एक रिटायर्ड सोल्जर को देखते हैं जो शिकार करने निकला होता है। मॉस एक हिरण पर निशाना लगाता है, लेकिन गोली उसके पैर में लगती है और वह घायल हो जाता है। मॉस उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और तभी उसे जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं। वह उन निशानों का पीछा करते हुए आगे जाता है। रास्ते में उसे एक घायल कुत्ता दिखाई देता है। मॉस को समझ नहीं आता कि आखिर किसी ने कुत्ते को क्यों गोली मारी। फिर भी वह आगे बढ़ता रहता है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कई गाड़ियां दिखाई देती हैं। ये देखकर वह उस जगह पहुंचता है और गाड़ियों को चेक करने लगता है। वहां उसे ऐसा मंजर दिखाई देता है जैसे किसी गैंग वॉर के बाद हर तरफ सिर्फ लाशें ही बची हों। एक गाड़ी के अंदर मॉस को एक आदमी जिंदा मिलता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वह मॉस से पानी मांगता है, लेकिन मॉस के पास पानी नहीं होता। इसके बाद वह उसकी गन अपने पास रख लेता है। जब मॉस गाड़ी के पीछे जाकर चेक करता है तो वहाँ उसे भारी मात्रा में ड्रग्स मिलती हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कोई बड़ा ड्रग डील हुआ था जिसमें किसी बात को लेकर गोलीबारी हुई और लगभग सभी लोग मारे गए। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आती है, अगर ड्रग्स यहाँ हैं तो पैसे भी यहीं कहीं जरूर होंगे। तभी उसकी नजर दूर एक पेड़ के नीचे बैठे आदमी पर पड़ती है। मॉस वहीं रुककर काफी देर तक उस आदमी को देखता रहता है, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिलता। आखिरकार मॉस उसके पास जाने का फैसला करता है। पास पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वह आदमी मर चुका है। तभी मॉस की नजर उसके बगल में पड़े एक ब्रीफ केस पर पड़ती है। वह ब्रीफ केस खोलता है तो अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। इतना पैसा देखकर मॉस के अंदर लालच आ जाता है। उसे लगता है कि यहाँ मौजूद लगभग सभी लोग मर चुके हैं और अब इस पैसे का कोई मालिक नहीं बचा। इसलिए वह पैसे के साथ वहाँ पड़ी गन्स और गोलियां भी उठा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन मॉस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये पैसा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। शाम होते होते मॉस अपने घर पहुंच जाता है। वह गन्स घर के बाहर ही छुपा देता है और सिर्फ ब्रीफ केस लेकर अंदर जाता है। वहाँ उसकी पत्नी कार्ला टीवी देख रही होती है। उसकी नजर मॉस के हाथ में मौजूद ब्रीफ केस पर पड़ती है और वह पूछती है कि इसमें क्या है। मॉस कहता है कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं। ये सुनकर कार्ला उससे कई सवाल करने लगती है, लेकिन मॉस उसे ज्यादा कुछ बताने से मना कर देता है। रात में कार्ला सो जाती है, लेकिन मॉस को नींद नहीं आती। उसे बार बार वही आदमी याद आता है जिसने मरने से पहले उससे पानी मांगा था। अपनी गलती का पछतावा होने पर मॉस पानी भरकर वहाँ वापस जाने लगता है। तभी कार्ला की नींद खुल जाती है और वह पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? मॉस कहता है, एक ऐसा काम जो मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन करना पड़ेगा। इसके बाद मॉस उस आदमी को पानी पिलाने के लिए दोबारा उसी जगह पहुंचता है। वह अपनी गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी करता है और पानी लेकर उसके पास जाता है, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी का दरवाजा खोलता है उसे पता चलता है कि वह आदमी मर चुका है। मॉस पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी गाड़ी के पास एक दूसरी गाड़ी खड़ी होती है और कुछ लोग उसकी गाड़ी को चेक कर रहे होते हैं। यह देखकर मॉस समझ जाता है कि वह बुरी तरह फंस चुका है। तभी वे लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और मॉस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। भागते समय एक आदमी उसके कंधे पर गोली मार देता है, लेकिन मॉस किसी तरह नदी तक पहुंच जाता है। इससे पहले कि वे लोग उसके करीब पहुंच पाते, मॉस नदी में कूद जाता है। उसे पकड़ने के लिए वे लोग उसके पीछे एक खतरनाक कुत्ता छोड़ देते हैं। मॉस तेजी से तैरकर
कर दूसरे किनारे पहुंचता है, लेकिन कुत्ता अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। जैसे ही कुत्ता उसके करीब आने वाला होता है, मॉस अपनी गन निकाल लेता है और उसे शूट कर देता है। इस तरह मॉस की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके कंधे पर गोली लगी थी और अब उसे जल्द से जल्द अपना इलाज करना था। दूसरी तरफ एंटन अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर जाता है। पेट्रोल के पैसे देते समय ऑनर उससे बस इतना पूछता है कि वह कहां से आया है, लेकिन एंटन को यह सवाल पसंद नहीं आता। वह उससे कहता है कि आखिर उसे ये जानने की जरूरत क्यों है। एंटन का बदला हुआ रवैया देखकर ओनर समझ जाता है कि मामला ठीक नहीं है। वह डरते हुए एंटन से कहता है कि अब उसे दुकान बंद करनी है और वह यहाँ से चला जाए। तभी एंटन अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है और उसे उछाल कर ओनर से पूछता है, हेड्स या टेल्स। ओनर को समझ नहीं आता कि एंटन आखिर किस बात का दांव लगा रहा है। वह कहता है कि उसने तो कुछ दांव पर लगाया ही नहीं। एंटन जवाब देता है, दांव पर तुम्हारी जिंदगी लगी है। ऑनर हिम्मत करके हेड्स बोलता है और किस्मत से सिक्के पर हेड्स ही आता है। एंटन उसे बिना कुछ किए वहाँ से निकल जाता है। उधर रात में मॉस जख्मी हालत में घर पहुँचता है और अपने घावों पर पट्टियां करने लगता है। कार्ला उसे इस हालत में देखकर परेशान हो जाती है। मॉस उसे अपना सामान पैक करने के लिए कहता है और बोलता है कि कुछ दिनों के लिए उसे अपनी माँ के घर चले जाना चाहिए। कार्ला वजह पूछती है तो मॉस उसे बताता है कि उसके पास उन लोगों के $2 मिलियन हैं और जब वह वापस वहाँ गया था तब उन्होंने उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट भी देख ली थी। अब वे किसी भी वक्त उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर कार्ला यहाँ रही तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर कार्ला उसकी बात मान जाती है और अपनी माँ के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ ड्रग कार्टेल के लोग एंटन को उन पैसों को ढूंढने के लिए हायर करते हैं। एंटन उस जगह पहुंचता है और सबसे पहले मॉस की गाड़ी की नंबर प्लेट निकाल लेता है। इसके बाद कार्टेल के लोग उसे एक खास डिवाइस देते हैं जिसकी मदद से वह पैसों को ट्रैक कर सकता है। डिवाइस और जरूरी जानकारी मिलने के बाद एंटन उन दोनों आदमियों को भी मार देता है। इसके बाद हम शेरिफ टॉम बेल को देखते हैं जो अपने डेप्यूटी के साथ उस जगह पहुंचता है जहां एंटन अपनी गाड़ी छोड़कर गया होता है। वहां से मिले निशानों को फॉलो करते हुए वे आगे बढ़ते हैं और आखिरकार मॉस की गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। टॉम का डेप्यूटी उससे पूछता है कि क्या मॉस भी इस ड्रग डील में शामिल था, लेकिन टॉम कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता। तभी दोनों आगे बढ़ते हुए उस जगह पहुंचते हैं जहां गैंग वॉर के बाद कई लाशें पड़ी होती हैं। वहां का मंजर देखकर दोनों को समझ आ जाता है कि मामला काफी गंभीर है। जांच करने पर उन्हें वहां ड्रग्स भी मिलती हैं। डेप्यूटी कहता है कि अगर यहाँ ड्रग्स की डील हुई थी तो पैसे भी जरूर होंगे, लेकिन दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर वे पैसे गए कहाँ। दूसरी तरफ एंटन मॉस के घर तक पहुंच जाता है। अंदर जाते ही उसकी नजर एक टेलीफोन बिल पर पड़ती है। बिल चेक करने पर उसे एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पर बार बार कॉल की गई होती है। असल में ये नंबर कार्ला की माँ का होता है और ये सारी कॉल्स कार्ला ने की होती हैं। इसके बाद एंटन पूरे घर को चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ खास नहीं मिलता। आखिर में वह फ्रिज खोलता है, उसमें से मिल्क की बोतल निकालता है और आराम से पीने लगता है। इसके बाद एंटन घर की मकान मालकिन के पास पहुंचता है और मॉस के बारे में पूछता है। मकान मालकिन कहती है कि मॉस अभी शायद काम पर होगा। एंटन उससे पूछता है कि मॉस कहाँ काम करता है, लेकिन वह साफ मना कर देती है और कहती है कि ऐसी जानकारी देना उनकी पॉलिसी के खिलाफ है। एंटन दोबारा उससे यही सवाल करता है, लेकिन मकान मालकिन फिर भी जानकारी नहीं देती। अब एंटन उसे मारने के लिए कॉइन निकालने ही वाला होता है कि तभी बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। एंटन बिना कुछ किए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मॉस कार्ला को बस में बैठाकर उसकी माँ के घर भेज रहा होता है। कार्ला कहती है कि घर वापस जाने पर उसकी माँ उसे बहुत गालियाँ देगी। मॉस कहता है वह जो भी कहे सुन लेना। कार्ला कहती है कि वैसे भी उसे इसकी आदत है क्योंकि रोज काम पर भी उसे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। मॉस उससे कहता है कि अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वह वापस आएगा तब दोनों इन पैसों के साथ आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे। दूसरी तरफ टॉम अपने साथी के साथ मॉस के घर पहुंचता है, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी उनकी नजर वहां पड़ी दूध की बोतल पर पड़ती है। बोतल पर नमी देखकर टॉम समझ जाता है कि कोई यहाँ से अभी अभी गया है। टॉम का साथी कहता है कि उन्हें तुरंत रेडियो से स्टेशन पर खबर करनी चाहिए। टॉम कहता है हम क्या बताएंगे एक ऐसे आदमी को पकड़ने के लिए जिसका हमें नाम तक नहीं पता और न ही ये पता है कि वह दिखता कैसा है। इसके बाद टॉम कहता है कि शायद मॉस को भी अंदाजा हो गया है कि कोई उसके पीछे पड़ चुका है, इसी वजह से वह घर छोड़कर भाग गया होगा। दूसरी तरफ मॉस बस स्टेशन से सीधा एक सस्ते मोटेल में पहुंचता है और सबसे सस्ता कमरा बुक कर लेता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। कमरे में पहुंचने के बाद वह ब्रीफकेस छिपाने के लिए जगह ढूंढता है। तभी उसकी नजर वेंट पर पड़ती है। मॉस उसका स्क्रू खोलता है और ब्रीफकेस में रस्सी बांधकर उसे वेंट के अंदर रख देता है और काफी पीछे सरका देता है ताकि बाहर से देखने पर किसी को इसका पता न चले। इसके बाद मॉस कुछ नए कपड़े लेने के लिए बाहर जाता है। रात में जब वह मोटेल वापस लौटता है तो उसे बाहर एक गाड़ी नजर आती है जैसी उसने बीहड़ में देखी थी। यह देखते ही मॉस
को शक हो जाता है कि शायद कोई उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है, इसलिए वह वहाँ से निकल जाता है और दूसरे मोटेल में जाकर रुकता है। दूसरी तरफ एंटन मॉस के टेलीफोन बिल में मिले कार्ला की माँ के नंबर पर कॉल करके मॉस के बारे में पूछता है, लेकिन कार्ला की माँ कोई भी जानकारी देने से मना कर देती है। इसके बाद एंटन बिल पर लिखे पते की मदद से कार्ला की माँ के घर की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ टॉम का साथी उसके पास पहुंचता है और बताता है कि रोड पर एक और लाश मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गोली लगने से हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके सिर में गोली नहीं मिली। टॉम पूछता है, तो गोली गई कहाँ? साथी कहता है कि शायद हत्यारे ने गोली मारने के बाद उसे किसी तरह निकाल लिया होगा। ये सुनकर टॉम परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। सुबह मॉस एक गन शॉप से अपने लिए एक शॉटगन और कुछ गोलियां खरीदता है। इसके बाद वह वापस उसी मोटेल में पहुंचता है और अपने कमरे के बगल वाला कमरा भी बुक कर लेता है। वहां जाकर वह 2 रॉड्स को आपस में जोड़कर एक लंबी रॉड बनाता है ताकि वेंट के अंदर छिपाए ब्रीफकेस को बाहर निकाल सके। इसी बीच एंटन मोटेल के बाहर से गुजर रहा होता है। तभी उसके पास मौजूद डिवाइस में सिग्नल आने लगता है। एंटन समझ जाता है कि ब्रीफकेस यहीं कहीं है। वह मोटेल के कमरों को चेक करते हुए उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां मॉस ने ब्रीफकेस छुपाया था, लेकिन कमरे में उसे कोई नहीं मिलता। एंटन को शक होता है कि ब्रीफकेस शायद बगल वाले कमरे में है। वह वहां पहुंचता है और अंदर कुछ कार्टेल के लोगों को देखते ही उन्हें गोली मार देता है। इसके बाद वह कमरे को चेक करता है, तभी उसकी नजर वेंट पर पड़ती है। वेंट के अंदर पड़े स्क्रैचेस देखकर उसे समझ आ जाता है कि ब्रीफकेस यहीं था, लेकिन अब कोई उसे लेकर जा चुका है। उधर मॉस ब्रीफकेस लेकर मोटेल से निकल चुका होता है। इसी बीच हम ड्रग कार्टेल के बॉस को देखते हैं, जो एक बड़े हिटमैन बिल कार्सन को अपने पास बुलाता है। बॉस उसे बताता है कि उसकी ड्रग डील खराब हो गई है। ड्रग्स तो पकड़ी ही गई, ऊपर से पैसे भी कोई लेकर भाग गया। अब वह चाहता है कि कार्सन उन पैसों को ढूंढकर वापस लाए। बॉस बताता है कि उसने सबसे पहले एंटन को पैसे ढूंढने के लिए हायर किया था, लेकिन एंटन ने पैसे ढूंढने के बजाय उसके ही आदमियों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन कार्सन को पूरा भरोसा होता है कि वह एंटन को संभाल सकता है। अब कार्सन को एंटन को खत्म करने और पैसे वापस लाने का काम सौंप दिया जाता है। दूसरी तरफ मॉस एक दूसरे मोटेल में पहुंचता है। वहां रिसेप्शन पर वह स्टाफ को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर कहता है कि अगर कोई उसे ढूंढते हुए आए तो सबसे पहले उसे कॉल करके बताना। इसके बाद वह अपने कमरे में जाकर पैसों से भरे ब्रीफ केस को चेक करने लगता है। तभी उसे ब्रीफ केस के अंदर एक ट्रैकिंग चिप नजर आती है, जिसकी लाइट लगातार ऑन ऑफ हो रही होती है। मॉस समझ जाता है कि ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है और उसे ढूंढने वाला शख्स बहुत दूर नहीं है। मॉस तुरंत रिसेप्शन पर कॉल करता है, लेकिन वहां से कोई फोन नहीं उठाता। अब उसे समझ आ जाता है कि खतरा उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। वह अपनी गन उठाकर दरवाजे की तरफ निशाना साधकर बैठ जाता है और कमरे की लाइट भी बंद कर देता है। कुछ देर बाद उसे बाहर से हल्की आवाज सुनाई देती है। तभी दरवाजे का लॉक टूट जाता है। मॉस तुरंत दरवाजे की तरफ गोली चलाता है और ब्रीफ केस लेकर खिड़की से बाहर भाग जाता है, लेकिन एंटन ऊपर से उस पर गोलियां चलाने लगता है। मॉस किसी तरह एक दीवार के पीछे छिप जाता है। तभी मॉस को सड़क पर एक गाड़ी आती दिखाई देती है। वह तुरंत उसमें बैठ जाता है और ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहता है, लेकिन तभी एंटन गोलियां चलाना शुरू कर देता है। एक गोली ड्राइवर को लग जाती है। मॉस खुद गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन गाड़ी को ठीक से कंट्रोल न कर पाने की वजह से कुछ दूर जाकर क्रैश हो जाती है। मॉस तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर पास खड़ी एक दूसरी गाड़ी के पीछे छिप जाता है। कुछ देर बाद एंटन भी वहां पहुंचता है और क्रैश हुई गाड़ी के आसपास उसे ढूंढने लगता है। तभी मॉस उस पर गोलियां चला देता है। मॉस आगे बढ़कर देखता है तो जमीन पर खून के धब्बे मिलते हैं। उसे समझ आ जाता है कि एंटन भी घायल हुआ है, लेकिन मॉस की हालत भी बिगड़ रही होती है। इसके बाद मॉस अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पर पहुंचता है। रास्ते में उसे कुछ लड़के मिलते हैं, जिन्हें पैसे देकर वह एक लड़के का कोट ले लेता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे ऊंची ऊंची घास दिखाई देती है, जहां वह पैसों से भरा ब्रीफ केस फेंक देता है। इसके बाद नशे में होने का नाटक करते हुए वह बॉर्डर पार करके मेक्सिको में दाखिल हो जाता है। सुबह जब मॉस की आंख खुलती है तो उसके सामने कुछ आदमी दिखाई देते हैं। वह उन्हें पैसे देकर कहता है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। दूसरी तरफ एंटन अपनी गाड़ी को फार्मेसी के सामने खड़ी करता है और दूसरी गाड़ी के पेट्रोल टैंक के पास एक कपड़ा डालकर उसमें आग लगा देता है और फार्मेसी के अंदर चला जाता है। तभी बाहर खड़ी गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे फार्मेसी के बाहर अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर एंटन जरूरी सामान लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वह अपने कमरे में जाकर खुद ही अपने घाव
साफ करता है, पेन किलर का इंजेक्शन लगाता है और गोली निकालता है। हैरानी की बात यह है कि इतना सब करते वक्त भी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। दूसरी तरफ मॉस को मेक्सिको के एक हॉस्पिटल में होश आता है। आंखें खुलते ही वह अपने सामने बिल कार्सन को बैठा देखता है। कार्सन कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, वह उन लोगों में से नहीं है जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मॉस कहता है कि उसे पता है क्योंकि उसने उसे अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर कार्सन हैरान रह जाता है कि मॉस ने एंटन को सामने से देखा और फिर भी जिंदा है। वह मॉस को बताता है कि एंटन कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक साइको है और जो भी उसके रास्ते में आता है वह उसे मार देता है। इसके बाद कार्सन मॉस से उन $2 मिलियन के बारे में पूछता है। मॉस कहता है कि सारे पैसे उससे कहीं खो गए हैं। कार्सन कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे दे दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। साथ ही वह मॉस को चेतावनी देता है कि एंटन कभी भी कार्ला की माँ के घर तक पहुँच सकता है। मॉस कहता है कि अगर मुझे एंटन से ही डील करनी है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों करूं? कार्सन समझाता है कि एंटन पैसों के लिए काम नहीं करता, उसके अपने उसूल हैं और तुमने उससे पंगा लिया है, इसलिए पैसे देने के बाद भी वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जाने से पहले कार्सन मॉस को अपना नंबर देते हुए कहता है कि अगर उसका इरादा बदल जाए तो वह उसे कॉल कर सकता है। तभी हम देखते हैं टॉम का डेप्यूटी आकर बताता है कि उन्हें वहां जितनी भी गाड़ियां मिली थीं, उनकी नंबर प्लेट ट्रैक करने पर पता चला कि वे सभी गाड़ियां मरे हुए लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड थीं। डेप्यूटी कहता है कि उन्हें एक बार फिर उस जगह जाकर जांच करनी चाहिए, लेकिन टॉम कहता है कि वह पहले मॉस की वाइफ कार्ला से मिलने जाएगा। कुछ देर बाद टॉम कार्ला के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि मॉस बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। कार्ला कहती है कि वह शायद उसके पति को नहीं जानता, मॉस को पता है कि मुसीबत से कैसे निकलना है। टॉम समझाता है कि यह कोई आम मुसीबत नहीं है और किसी को नहीं पता कि इस लड़ाई का अंत क्या होगा। दूसरी तरफ कार्सन मेक्सिको बॉर्डर के पास घूम रहा होता है। उसे पता है कि मॉस जब मेक्सिको पहुंचा था तब उसके पास ब्रीफ केस नहीं था, यानी उसने बॉर्डर पार करने से पहले ही कहीं उसे छुपाया होगा। कार्सन झाड़ियों के आसपास तलाश करता है और तभी उसकी नजर ब्रीफ केस पर पड़ जाती है। इसके बाद कार्सन मोटेल वापस आता है, लेकिन सीढ़ियों पर ही उसे एहसास हो जाता है कि एंटन उसके पीछे है। एंटन उसे कमरे में ले जाता है और उस पर गन तानकर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? कार्सन कहता है कि मुझे मारने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि ब्रीफ केस कहाँ है और मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। तभी कार्सन का फोन बजता है। एंटन बिना देर किए कार्सन को मार देता है और उसका फोन उठा लेता है। तभी पता चलता है कि कॉल मॉस की है। मॉस को पहले लगता है कि वह कार्सन से बात कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आ जाता है कि दूसरी तरफ एंटन है। एंटन मॉस से कहता है कि उसके पास एक डील है, अगर मॉस ब्रीफ केस लेकर उसके पास आ जाए तो वह उसकी वाइफ को जिंदा छोड़ देगा। यह सुनकर मॉस कहता है कि वह ब्रीफ केस लेकर उसके पास आ रहा है। इसके बाद मॉस बॉर्डर पर पहुंचता है, जहां एक अमेरिकी सैनिक उसे रोककर पूछताछ करने लगता है। मॉस कहता है कि वह पहले अमेरिकी सैनिक रह चुका है और वियतनाम में युद्ध लड़ चुका है। यह सुनकर सैनिक उसे आगे जाने देता है। मॉस कुछ कपड़े खरीदकर उस जगह पहुंचता है जहां उसने ब्रीफकेस छुपाया था। ब्रीफकेस लेते ही मॉस सबसे पहले कार्ला को कॉल करता है। वह उसे बताता है कि उसकी जान खतरे में है और उससे होटल में मिलने के लिए कहता है। वहां वह कार्ला को सारे पैसे देगा ताकि वह किसी दूसरे देश चली जाए। इसके बाद मॉस सारा काम निपटाकर उसके पास आ जाएगा। कार्ला जाने से मना करती है, लेकिन मॉस समझाता है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ एंटन उस ऑफिस में पहुंचता है जहां से कार्सन को उसे मारने की सुपारी मिली थी। अंदर जाते ही वह कार्टेल बॉस को मार देता है। वहां मौजूद अकाउंटेंट से एंटन कहता है कि बॉस बेवकूफ था जिसने उसे मारने के लिए कार्सन को भेजा था। अकाउंटेंट डरते हुए एंटन से पूछता है, क्या तुम मुझे भी मार दोगे? एंटन कहता है, अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो जिंदा रहोगे। दूसरी तरफ कार्ला अपनी माँ के साथ मॉस से मिलने होटल के लिए निकलती है, लेकिन कार्टेल के लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। रास्ते में कार्ला शेरिफ को कॉल करके कहती है कि पहले वादा करो, तुम मॉस को बचाओगे। टॉम के वादा करने के बाद कार्ला उसे मॉस का एड्रेस बता देती है। इसी बीच कार्ला की माँ से बातों बातों में कार्टेल का एक आदमी मॉस का एड्रेस पता कर लेता है। दूसरी तरफ एंटन की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वह एक दूसरी गाड़ी को रोककर ड्राइवर से पास के एयरपोर्ट का रास्ता पूछता है। रास्ता पता करने के बाद एंटन उसे मार देता है और उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद शेरिफ मॉस की लोकेशन पर पहुंचता है। मोटेल के बाहर उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वह कार्टेल के कुछ लोगों को गाड़ी में भागते हुए देखता है। अंदर जाकर टॉम को कमरे में मॉस की लाश मिलती है। टॉम के पहुंचने से पहले ही कार्टेल के लोग मॉस को मार चुका होता है। इसके बाद पुलिस वहां पहुंचकर पूरी जगह को सील कर देती है। शाम को कार्ला वहां पहुंचती है। मॉस के बारे में पता चलते ही वह पूरी तरह टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ टॉम को शक होता है कि एंटन अभी भी मोटेल में हो सकता है। वह वापस मॉस के कमरे में जाकर हर जगह तलाश करता है, लेकिन उसे वहां एंटन नहीं मिलता।
कुछ दिन बाद कार्ला की माँ की मौत हो जाती है। फ्यूनरल करने के बाद घर में आते ही उसे एंटन बैठा दिखाई देता है। कार्ला समझ जाती है कि मॉस को इसी ने मारा है। वह एंटन से कहती है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है और उसे मारने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। एंटन कहता है कि उसने मॉस से वादा किया था कि ब्रीफकेस मिलने पर वह कार्ला को छोड़ देगा, लेकिन मॉस ने उसकी बात नहीं मानी। इसके बाद एंटन अपना सिक्का निकालकर कार्ला से हेड्स या टेल्स बोलो। लेकिन कार्ला सिक्का चुनने से मना कर देती है और कहती है कि उसकी किस्मत का फैसला कोई सिक्का नहीं कर सकता। सीन कट होता है और एंटन घर से बाहर आता है और अपने जूतों पर खून के निशान चेक करता है। इसके बाद एंटन गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। रास्ते में उसकी नजर साइकिल चला रहे दो बच्चों पर पड़ती है और ध्यान भटकने की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। हादसे में उसका हाथ टूट जाता है। तभी वही दोनों बच्चे उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या वह ठीक है। एंटन एक बच्चे से उसकी शर्ट मांगकर अपने टूटे हाथ को बांध लेता है और बदले में उसे कुछ पैसे देता है। जाते जाते वह दोनों से कहता है कि अगर कोई उसके बारे में पूछे तो कहना कि उन्होंने उसे कभी नहीं देखा। इसके बाद एंटन वहां से चला जाता है और इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन इस कहानी में एंटन जैसा खतरनाक इंसान आखिर में बच जाता है। उसके लिए किसी की जान लेना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी सोच और जिंदगी का हिस्सा है। वह पहले भी ऐसा करता आया है और आगे भी ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाता रहेगा। शायद फिल्म हमें यही दिखाना चाहती है कि असल जिंदगी में हर कहानी का अंत हैप्पी हो, ये जरूरी नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं अगली वीडियो में।